का हमारा टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। जब हमने फोर्स की डिफिनीशन बताया था तो बताया था कि फोर्स जो है दो टाइप का होता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो ये इंटरनल वाला आपका है आंतरिक प्रतिरोधी बल। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। आंतरिक प्रतिरोधी बल। अब आंतरिक प्रतिरोधी बल क्या होता है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बात बता देना चाहता हूँ। जो बच्चे पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो अभी जब तक ऐप पे क्लासेज नहीं हो रही हैं, इधर डेमो क्लास आपका चल रहा है, तब तक फीस आपकी कम है। जैसे ही क्लास आपकी ऐप पर होगी तो फीस डबल हो जाएगी। तो इसलिए जो बच्चे भी परचेज कर लेंगे वो फ़ायदे में रहेंगे, नहीं तो फीस आपकी डबल हो जाएगी, क्योंकि ऐप बनवाने का खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है, अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास आ रहा है। तो वो पैसा जो है आप लोगों के फ़ी से ही मैनेज होगा। तो इस वजह से जैसे ही क्लास आपकी ऐप पर होगी तो फ़ी आपका डबल हो जाएगा। जो 499 लग रहा है वो 749 या 999 रुपये भी हो सकता है ऐप आने के बाद। अब हम लोग डिफिनीशन इसकी पढ़ते हैं। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स होता क्या है। तो सपोज कीजिए कि कोई भी मटेरियल है, कोई मटेरियल हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कोई भी मटेरियल जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। मान लीजिए कोई भी मेटल आपका धातु कोई अगर है, अगर इसको हम कोई मेटल मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, मेटल मान रहे हैं, कोई धातु है जिसके मॉलिक्यूल्स क्या हैं। अब जिसके जो किसी भी मेटल के कोई भी पदार्थ का टुकड़ा हो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, मेटल जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक निश्चित ज्यामितीय संरचना में बंधे होते हैं, जिसको हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं, या बोलते हैं पार्टिकल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, पार्टिकल अरेंजमेंट बोलते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलिए या पार्टिकल अरेंजमेंट। तो अलग अलग मेटल के जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होते हैं अलग अलग ज्यामितीय फॉर्म में बंधे होते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री में नाम सुना होगा BCC, FCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और एक CPH, क्लोज्ड पैक्ड हेक्सागोनल। तो ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, 10+2 में या डिप्लोमा में पढ़े होंगे, आप लोग इसका नाम जरूर सुने होंगे अगर आप केमिस्ट्री पढ़े हैं तो किसी भी पदार्थ के जो, इसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो आपके मेटल होते हैं, जो आपके पदार्थ होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठोस पदार्थ होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक आपके होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो ठोस होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होते हैं एमार्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, ये मटेरियल साइंस की चीज़ है, लेकिन जान लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जिसके मॉलिक्यूल्स या जिसके पार्टिकल एक निश्चित ज्यामितीय संरचना में बंधे होते हैं, उसे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। जैसे आपका ये हो गया BCC, FCC, CPH। जो मेटल होते हैं, मेटल में BCC, FCC और CPH पाया जाता है। लेकिन दूसरे एमार्फस क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड जिनके मॉलिक्यूल्स किसी ज्यामितीय संरचना में नहीं बंधे होते हैं, उसे हम लोग एमार्फस कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी के पार्टिकल एक निश्चित ज्यामितीय संरचना में नहीं होते। प्लास्टिक हो गए, रबर हो गए, ये सब एमार्फस में आते हैं। ये सब किस में आते हैं, एमार्फस में आते हैं। लेकिन ये यहाँ पे नहीं पूछा, ये मटेरियल साइंस का पोर्शन है। किसका पोर्शन है, मटेरियल साइंस का पोर्शन है। तो हम बता रहे थे कि कोई भी मेटल होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक निश्चित ज्यामितीय संरचना में बंधे होते हैं। मान लीजिए कोई धातु है, अब इसको हम बल लगा करके क्या कर रहे हैं, खींचेंगे। जब बल लगा के खींचेंगे, हम लोग जानते हैं मेटल में जो होता है, मेटल में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। और इसी बॉन्ड के कारण जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में बंधे होते हैं। इसी बॉन्ड के कारण क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में बंधे होते हैं आयनिक बॉन्ड के कारण। जब हम फोर्स लगा करके बॉडी में डिफॉर्मेशन पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो डिफॉर्मेशन कब होगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा। क्या होगा, कब होगा, जब आपका ये बॉन्ड टूटेगा और नए बॉन्ड बनेंगे। बॉन्ड टूटता है और नए बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। नए बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जो आपका आयरन होता है Fe, वो अलग अलग टेम्परेचर रेंज में अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर देता है। अलग अलग टेम्परेचर रेंज में अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो आपका देता है। कभी BCC देगा तो कभी FCC देने लगता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉपी ऑफ मेटल। क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी ऑफ मेटल। लेकिन ये सब मटेरियल साइंस का पोर्शन है। तो हमने बताया था कि कोई मान लीजिए ये आपका पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, इसके पार्टिकल एक निश्चित ज्यामितीय संरचना में क्या है, मान लीजिए बंधे हैं। जब इस पर हम लोग लोड लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें डिफॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। और डिफॉर्मेशन होने का मतलब पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे।
तो ये जो मेटल होते हैं, प्रत्येक मेटल के अंदर, मतलब संसार में जो भी चीज़ें हैं सबके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है इनर्शिया। इनर्शिया का काम क्या होता है? विरोध करने का काम होता है। कौन सा काम होता है? विरोध करने का काम होता है। यानी कि जब बल लगा के हम लोग खींचेंगे तो जो मालिक्यूल्स है इनके अंदर जो है, दो मालिक्यूल्स के बीच में इनर्शिया फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? इनर्शिया फोर्स लगता है। जो मान लीजिए एक मालिक्यूल ये है, एक मालिक्यूल ये है, इनके बीच में एक इनर्शिया फोर्स लगता है जो पिंड में जो बांड टूटने का क्या करेगा? विरोध करेगा। यानी पिंड में होने वाले डिफॉर्मेशन का क्या करता है? विरोध करता है। तो डिफिनीशन समझिएगा क्या होगा। जब किसी मटेरियल पर डिफॉर्मेशन लोड लगाते हैं, ये आपका मटेरियल हो गया, डिफॉर्मेशन लोड हो गया। जब किसी मटेरियल पर डिफॉर्मेशन लोड लगाते हैं तो उसका पार्टिकल अरेंजमेंट, ये क्या है? पार्टिकल अरेंजमेंट। तो उसका पार्टिकल अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। तथा पदार्थ के अंदर इनर्शिया नामक प्रॉपर्टी के कारण पूरे पदार्थ में एक रेजिस्टिव फोर्स पैदा होता है, एक प्रतिरोधी बल पैदा होता है। इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं। इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे कि व्हेन ए मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू डिफॉर्मेशन लोड देयर पार्टिकल अरेंजमेंट इज डिस्टर्ब now due to property of inertia a resistive force developed throughout the material. This resistive force is known as internal resistive force. तो हमने परिभाषा बता दिया। परिभाषा हम हिंदी में लिखेंगे। हमने बताया था ये यहाँ पे हम दोनों लैंग्वेज में लेकर के नहीं चल पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, 2 गुना समय लग जाएगा। इस नाते हम लिखेंगे हिंदी में। तो हिंदी में क्या लिखेंगे परिभाषा कि जब किसी पदार्थ पर डिफॉर्मेशन लोड, आप डिफिनीशन हिंदी इंग्लिश मिक्स में लिख सकते हैं। डिफॉर्मेशन लोड लगाते हैं तो उसका पार्टिकल अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसका पार्टिकल अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है तथा पदार्थ में इनर्शिया नामक प्रॉपर्टी के कारण, मतलब गुण, पदार्थ का ये गुण होता है, प्रॉपर्टी के कारण पूरे पदार्थ में एक रेजिस्टिव फोर्स, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरोधी बल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरोधी बल बोलते हैं। एक रेजिस्टिव फोर्स प्रतिरोधी बल पैदा होता है जिसे आंतरिक प्रतिरोधी बल कहते हैं। इसको आप लोग अनुभव कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपने एक रबड़ का बैंड ले लिया। अब बैंड लेकर के क्या करते हैं? इसको खींचिए धीरे धीरे। तो स्टार्टिंग में क्या होगा? लंबाई बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे बल का मान बढ़ाते जाएंगे लंबाई बढ़ती जाएगी। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि उस बॉडी में, उस रबड़ बैंड में डिफॉर्मेशन होना रुक जाएगा। मान लीजिए आपने कोई आपने रबड़ बैंड ले लिया, इसको खींचा तो देखेंगे थोड़ी सी लंबाई बढ़ेगी। जैसे जैसे आप बल का मान बढ़ाएंगे लंबाई बढ़ेगी, लेकिन कुछ समय बाद ये लंबाई बढ़ना रुक जाएगा। मान लीजिए आपने एक कैपेसिटी से लगाया बल। मान लीजिए कोई रबड़ बैंड है, छोटा बच्चा इस रबड़ बैंड को क्या कर रहा है? खींच रहा है। खींच करके क्या किया? थोड़ा सा लंबाई बढ़ाया। अब वो लंबाई नहीं बढ़ा सकता। अब मान लीजिए लंबाई बढ़ाना है तो क्या, मान लीजिए और थोड़ा सा बड़ा लड़का और बल लगा करके खींचा और लंबाई बढ़ा लिया, लेकिन फिर लंबाई बढ़ना रुक गया। फिर मान लीजिए अब क्या करेंगे? फिर और बलवान आदमी खींचा तो और थोड़ा सा लंबाई बढ़ गया। तो यानी यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जो डिफॉर्मेशन हो रहा है रुक कर हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफॉर्मेशन जो हो रहा है रुक हो रहा है। शार्ट में कहीं पे लिख लीजिएगा कि जो सॉलिड होते हैं उसमें क्या होता है? डिस्क्रीट डिफॉर्मेशन होता है। कैसा डिफॉर्मेशन होता है? डिस्क्रीट डिफॉर्मेशन होता है। ये साइड में लिखिएगा, अभी हम डिफिनीशन में और आगे चीज़ें लिखेंगे। कैसा डिफॉर्मेशन होता है? डिस्क्रीट डिफॉर्मेशन। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? रुक कर। क्या होता है? रुक कर।
तो सॉलिड में डिफॉर्मेशन कैसा होता है, डिस्क्रीट डिफॉर्मेशन होता है, यानी कि उसमें रुक रुक कर डिफॉर्मेशन होता है। जैसे जैसे लोड का मान बढ़ाएंगे डिफॉर्मेशन होगा, फिर क्या होगा, रुक जाएगा, फिर और लोड का मान बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए, अब ये हो गया आपका आंतरिक प्रतिरोधी बल की परिभाषा हो गई, परिभाषा हो गई। आपको रटना नहीं, एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं कि हमने की परिभाषा कैसे बोला। ये हमने क्या था, एक हमारा पदार्थ हो गया और ये क्या हो गया, इसके मॉलिक्यूल्स एक निश्चित ज्यामितीय संरचना में बंधे हुए हैं, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्मेशन लोड लगा रहे हैं, विरूपक बल लगा रहे हैं, विरूपक भार लगा रहे हैं। तो जब किसी हमारा मटेरियल हो गया, जब किसी पदार्थ पर डिफॉर्मेशन लोड लगाते हैं तो उसका पार्टिकल अरेंजमेंट जो होता है वह डिस्टर्ब हो जाता है। पदार्थ के अंदर इनर्शिया नामक प्रॉपर्टी के कारण पूरे पदार्थ में एक रेजिस्टिव प्रतिरोधी बल पैदा होता है, जो पिंड में होने वाले डिफॉर्मेशन का क्या करता है, विरोध करता है। क्योंकि इनर्शिया का काम होता है ये विरोध करना, जो पिंड में होने वाले डिफॉर्मेशन का विरोध करता है, इसी विरोधी बल को क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोधी बल कहते हैं। अब इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके आगे क्या लिखेंगे, अब जैसे जैसे डिफॉर्मेशन लोड, जैसे डिफॉर्मेशन लोड का मान बढ़ाते जाते हैं, डिफॉर्मेशन लोड का मान बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स को हम लोग शॉर्ट में IRF कहते हैं। क्या कहेंगे, IRF। वैसे इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स का मान भी बढ़ता जाता है, फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स का मान डिफॉर्मेशन लोड के बराबर हो जाता है, डिफॉर्मेशन लोड के बराबर हो जाता है। इस स्थिति में पिंड का या पदार्थ का डिफॉर्मेशन रुक जाता है। इस स्थिति में पदार्थ का डिफॉर्मेशन रुक जाता है, डिफॉर्मेशन होना रुक जाता है, लिख लीजिएगा, डिफॉर्मेशन होना रुक जाता है, इस स्थिति को इक्विलिब्रियम कंडीशन ई आपका है, ये क्या है, ई है, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। साम्य स्थिति, हिंदी में क्या बोलते हैं, साम्य स्थिति बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। जैसे ने एग्जाम्पल बताया कि मान लीजिए कोई रबड़ का बैंड है, कोई लड़का ऐसे खींच रहा है तो अपने पूरा बल लगा लेगा तो क्या होगा, एक स्थिति ऐसी है कि थोड़ा सा बढ़ा, लंबाई बढ़ना रुक गया। लंबाई बढ़ना रुकने का मतलब क्या कि इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो है वह लगाए गए डिफॉर्मेशन लोड के बराबर हो गया, और इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं, साम्य स्थिति कहते हैं। आप लोग साथ साथ कापी और पेन लिख करके लिखते हुए चलिएगा, हम कभी भी किसी से भी नोट्स मांग सकते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। अब क्या होगा, अब हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल गया, यानी कि कह सकते हैं अर्थात IRF इज लेस देन आर इक्वल टू F। मतलब F क्या है, एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी पे लगा रहे हैं। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब साम्य अवस्था में, संतुलन की अवस्था में IRF जो होगा वो क्या होगा, F के बराबर हो जाएगा। IRF क्या होगा, F के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ नोट है। नोट नंबर एक क्या है, कि इनर्शिया इज द काज ऑफ इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। मतलब इनर्शिया जो है वही कारण है किसका, आंतरिक प्रतिरोधी बल। आंतरिक प्रतिरोधी बल किसके कारण पैदा हुआ था, इनर्शिया के कारण। बताया था कि प्रत्येक पदार्थ के अंदर
इनर्शिया नामक एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण प्रत्येक पदार्थ में इनर्शिया नामक प्रॉपर्टी जिसके कारण क्या होता है, पूरे पदार्थ में एक रेजिस्टिव फोर्स डेवलप होता है। उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, यानी इसका कारण क्या है, इनर्शिया ही है। नोट नंबर 2, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो है इज द काज ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि जो इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता है उसका कारण क्या है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स के कारण ही क्या कर रहा था, बॉडी पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में, हमें बताया था इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स क्या करेगा, जैसे कि किसी पदार्थ को आप खींचे हैं, रबड़ को आप खींचे हैं, तो आपको पता लग रहा हो कि अंदर से एक बल कार्य कर रहा है जो चाह रहा है कि पिंड अपनी प्रारंभिक अवस्था में जाए। आप किसी रबड़ को खींचे तो पदार्थ में क्या हो रहा है, इसके अंदर एक आंतरिक प्रतिरोधी बल पैदा हो रहा है जो पिंड को प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि छोड़ेंगे तो प्रारंभिक अवस्था में लाएगा, अपने आप तो कोई बॉडी कहीं जाएगा नहीं, तो उसको लाने में कौन हेल्प करेगा, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। अब हमने बताया कि अगर कोई बॉडी अपने शेप और साइज को रिगेन कर लेता है, उस बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी कहते हैं। और किस प्रॉपर्टी के कारण यह होता है, इलास्टिसिटी के कारण होता है, प्रत्यास्थता के कारण होता है। इस नाते जो हमारा इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है वही क्या है, इलास्टिसिटी का कारण है। अब नोट नंबर 3 क्या है, द नेचर ऑफ IRF इज ऑलवेज ग्रेजुअल। ये सारी चीज़ें कंपटीशन के लिए एग्जाम में नहीं आनी कि यहाँ पे हिंदी बताना पड़े, इतना आप लोग थोड़ा सीखिए इंग्लिश से हिंदी में, इतना थोड़ा हिंदी से इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश से हिंदी में मतलब समझने का प्रयास करिए। द नेचर ऑफ IRF इज ऑलवेज ग्रेजुअल, मतलब इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो होता है उसका नेचर, उसकी प्रकृति हमेशा क्या होता है, ग्रेजुअल नेचर का होता है। तो सपोज कीजिए हम किसी बॉडी पे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे लिख रहे हैं टाइम। किसी बॉडी पर हम लगा ले रहे हैं लोड H बराबर 0, H बराबर 0 क्या होता है, सर्टेन लोड होता है। कौन सा लोड होता है, सर्टेन लोड होता है। सर्टेन लोड लगा रहे हैं, तब भी उस बॉडी में जो IRF पैदा होगा, मतलब जो फोर्स पैदा होगा वो क्या होगा, मतलब IRF जो होगा ग्रेजुअल। हमने ग्रेजुअल का फिगर ऐसे समझाया था। इस पर क्या लिखेंगे, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया, टाइम। मतलब लोड हम किसी बॉडी पे कैसा भी लगाएं, चाहे सडन लोड लगाएं या हम इम्पैक्ट लोड लगाएं, लेकिन मटेरियल में जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पैदा होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेजुअल नेचर का होगा। ग्रेजुअल नेचर मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे परिमाण का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। अब ये चीज़ें हो गई। और एक चीज़ जान लीजिए, कंपटीशन में पूछा जाता है, और एक चीज़ कंपटीशन में पूछा जाता है, वो क्या चीज़ है कि इलास्टिसिटी की भी बात आई। इलास्टिसिटी की बात आई तो हम एक चार्ट बना रहे हैं कि मान लीजिए कोई मटेरियल है डेल्टा T बराबर 0, मतलब 0 टाइम इंटरवल में अपने शेप और साइज को रिगेन अगर कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं आइडियल इलास्टिक मटेरियल। अब कोई भी चीज़ आइडियल होता नहीं है, ये हमारी एक एजम्पशन, एक कल्पना है। अगर कोई भी मटेरियल 0 समय अंतराल में, 0 समय अंतराल में अपने शेप और साइज को रिगेन कर लेता है, यानी कि अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, तो उस मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। अगर डेल्टा T या कहें स्मॉल डेल्टा T हो, तो उस मटेरियल को हम लोग कहते हैं एन इलास्टिक मटेरियल। ये SSC JEE में पूछा गया है। ये जो है आपका एन इलास्टिक मटेरियल की परिभाषा जो है SSC JEE में पूछा गया है। इस मटेरियल को क्या बोलेंगे, एन इलास्टिक मटेरियल। क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जिस पर से डिफॉर्मेशन लोड हटा लेने पर वह स्मॉल टाइम इंटरवल में अपने शेप और साइज को रिगेन कर लेते हैं, उस मटेरियल को एन इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। अगर आपका लार्ज डेल्टा T हो, क्या हो, लार्ज डेल्टा T हो, तो उसको बोलते हैं विस्को इलास्टिक मटेरियल। क्या बोलते हैं, विस्को इलास्टिक मटेरियल। विस्को इलास्टिक में क्या आएगा, आपका टूथपेस्ट वगैरह आ जाएगा, टूथपेस्ट हो जाएगा, जो शेविंग क्रीम वगैरह हो गई, वो सब आ जाएगा विस्को इलास्टिक मटेरियल में। अब अगर हम कहें वेरी लार्ज डेल्टा T हो, वेरी
लार्ज डेल्टा टी हो तो इस मटेरियल को हम लोग बोलेंगे विस्कस फ्लूइड। क्या बोलेंगे? विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड मतलब इसको हम लोग बोलते हैं श्यान तरल। श्यान तरल जैसे आपका पानी हो गया, दूध हो गया, ये सब क्या है? विस्कस फ्लूइड है। कैसे फ्लूइड है? विस्कस फ्लूइड है। मतलब इसमें विस्कासिटी आपकी पाई जाती है अच्छी खासी। अगर आपका डेल्टा टी बराबर इनफाइनाइट हो जाए तो आपका हो जाएगा आइडियल प्लास्टिक मटेरियल। क्या? आइडियल प्लास्टिक मटेरियल मतलब जो अनंत समय में लौट के नहीं आए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल प्लास्टिक मटेरियल। तो ये क्या हो गया? इसको ले सकते हैं, बस इसका समझाने का मतलब यही था चार्ट का कि कब कितना समय रहेगा उसके अनुसार हम उसको कौन सा मटेरियल बोलेंगे। तो ये आपका क्या हो गया? समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या हो रहा है? मटेरियल का नाम क्या हो जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। अब हम यहाँ पे हम लोगों को कुछ मटेरियल के बारे में पढ़ना है। कुछ मटेरियल के बारे में पढ़ लेना, ये कंपटीशन में आता है। कुछ मटेरियल के बारे में हमने इलास्टिक और प्लास्टिक पहले बता दिया था। इलास्टिक और प्लास्टिक पहले पढ़ा दिया था। अब जो कंपटीशन में आए हुए इलास्टिक प्लास्टिक नहीं आता, जनरली आया हुआ एन इलास्टिक मटेरियल। एन इलास्टिक मटेरियल। एन इलास्टिक मटेरियल क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिस पर से डिफॉर्मेशन लोड हटा लेने पर वह स्मॉल टाइम इंटरवल में अपने शेप एंड साइज को रीगेन कर लेता है। रीगेन मतलब पुनः प्राप्त कर लेता है, या अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। रीगेन कर लेता है, कामा एन इलास्टिक मटेरियल कहलाता है। एन इलास्टिक मटेरियल कहलाता है। इलास्टिक मटेरियल कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार कंपटीशन में आया हुआ कि ए मटेरियल which regain their shape and size after removal of load in small time interval is known as। तो वहाँ पे ऑप्शन में दोनों था, इलास्टिक मटेरियल भी था और एन इलास्टिक मटेरियल भी था। जो बच्चे डेफिनेशन पढ़े नहीं रहते हैं वह इलास्टिक मटेरियल पर टिक मार के आ जाते हैं और उनका आंसर वहीं पे क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल जिस पर से डिफॉर्मेशन लोड हटा लेने पर वह स्मॉल टाइम इंटरवल में अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है, कैसा मटेरियल कहलाता है? एन इलास्टिक मटेरियल कहलाता है। जैसे हमने वो अभी ग्राफ बनाया था वो। अब अगला क्या, इसका हिंदी हमको नहीं पता है। अगला हम लोग को पढ़ने होमोजीनियस मटेरियल। कौन सा मटेरियल? होमोजीनियस मटेरियल। होमोजीनियस मटेरियल क्या होते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम पदार्थ। क्या बोलते हैं? सर्वांगसम पदार्थ बोलते हैं। सर्वांगसम पदार्थ क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिसका केमिकल कंपोजिशन पूरे पदार्थ के अंदर एक समान रहता है। पूरे पदार्थ के अंदर एक समान रहता है, कामा होमोजीनियस मटेरियल कहलाता है। होमोजीनियस मटेरियल कहलाता है। ऐसा पदार्थ जिसका केमिकल कंपोजिशन पूरे पदार्थ के अंदर एक समान रहता है, मतलब हर जगह केमिकल कंपोजिशन क्या हो, उसका रासायनिक संगठन जो है वो एक समान हो हर जगह। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मटेरियल बोलेंगे। अगला मटेरियल जो हमारा है उसका नाम है आइसोट्रॉपिक मटेरियल। क्या नाम है? आइसोट्रॉपिक मटेरियल। अगला मटेरियल हमारा है आइसोट्रॉपिक मटेरियल।
आइसोट्रॉपिक मटेरियल। इसको हम हिंदी में बोलते हैं समदिश पदार्थ। क्या बोलते हैं? समदिश पदार्थ। ये भी आपका यूपी आर्मिनल एग्जाम में आया हुआ है। यूपी आर्मिनल में एक बार पूछा गया है, एसएससी जेईई में भी एक बार पूछा गया है, कई बार आया है जेईई एग्जाम में। ये क्या होते हैं? ऐसा पदार्थ जिसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी सभी दिशाओं में एक समान रहता है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहलाता है। आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहलाता है। तो ऐसा पदार्थ जिसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी सभी दिशाओं में एक समान रहता है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिए, फिगर नहीं बनाना है। जैसे आपका एक्स डायरेक्शन में कोई हमने पॉइंट लिया, इसमें एक्स डायरेक्शन में जो वैल्यू है ई हो, वाई डायरेक्शन में वैल्यू इलास्टिसिटी जो आपका यंग मॉडुलस वैल्यू ई हो, और जेड डायरेक्शन में भी वैल्यू क्या हो? ई हो। तो ये हमारा मटेरियल क्या होगा? आइसोट्रॉपिक मटेरियल होगा। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि प्रत्येक आइसोट्रॉपिक मटेरियल जो है होमोजीनियस मटेरियल होते हैं, लेकिन प्रत्येक होमोजीनियस मटेरियल आइसोट्रॉपिक मटेरियल हो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। यानी रीजनिंग की भाषा में कहें, अगर हम यहाँ पे लिखें ए और यहाँ पे लिखें बी, तो ए आपका क्या होगा? आइसोट्रॉपिक मटेरियल होगा। क्या होगा? आइसोट्रॉपिक मटेरियल होगा। और बी जो आपका होगा वो होमोजीनियस मटेरियल होगा। तो हमारे हो गए मटेरियल। अब जो हम लोग अगले क्लास से जो है अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन, वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और जैसे ही उसको पढ़ाएंगे 1-2 क्लास बाद आपका न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला चैप्टर बहुत लेंदी है। पहले चैप्टर में टोटल जो समय लगेगा पढ़ने में, मान लीजिए टोटल समय 80 घंटा लग रहा है, 80 घंटा लग रहा है, तो 40% मान के चलिए 80 घंटे में 30 से 35 घंटे आपके पहले चैप्टर में लगेंगे। तो ये मान के चलिए पहले चैप्टर जो कंप्लीट होगा, मान के चलिए 20+ वीडियो लग जाएगा। 20+ वीडियो, 20 से 30 वीडियो लग जाएंगे अगर पूरा न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करवाएं तो पूरे सिलेबस का 40% टाइम जो है आपका पहला चैप्टर पढ़ने में लगेगा। तो पहला चैप्टर पढ़ते पढ़ते ये बोर नहीं होना है आपको कि मतलब एक चैप्टर करवाने में इतना ज़्यादा समय ले रहे हैं, तो आगे कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा। ये आपका नींव है। ये पहला चैप्टर हमने बताया सबसे इम्पोर्टेंट आपका फाउंडेशन है। हमारी नींव जितनी ही मजबूत होगी हम उस पर उतना ही ऊंचा मकान बना सकते हैं। तो जितना ही अच्छा आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, आगे सोम पढ़ने में आपको उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से पूरा पढ़ते हुए चलिएगा, साथ साथ नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। किसी दूसरे का नोट्स पढ़ के आप सफल नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी किसी और का नोट्स पढ़ के आप सफल नहीं हो सकते हैं। आपके हाथ का अपना बना हुआ नोट्स ही आपके काम आएगा। तो जो लोग दूसरे का पूछते हैं सर नोट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम तो नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप लोग विकलांग हो जाएंगे। आप लोग पूरा वीडियो ही नहीं देखेंगे, पता चलेगा नोट्स मिला, कॉपी कर लिए, एग्जाम में जाएंगे रट करके पास हो जाएंगे, लेकिन कंपटीशन में रटा हुआ नॉलेज काम नहीं आएगा जब तक आपका बेसिक नहीं क्लियर रहेगा। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो चारों ऑप्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका बेसिक सही नहीं है तब आपको क्वेश्चन को करने में या क्वेश्चन को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इस नाते आपका फाउंडेशन चैप्टर है, ये जितना ही मजबूत होगा, यानी ये आपके पूरे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का या मास का ये आपका क्या फाउंडेशन, ये नींव है। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया तो आगे के चैप्टर बहुत आसानी समझ में आएंगे। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं मास को तो इस चैप्टर को बाद में पढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत लेंदी है और बहुत लोग उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, इसलिए इसको लास्ट में पढ़ाते हैं। लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिना इसको पढ़े आगे की पढ़ाई जो हमारी होगी उसका कोई आधार नहीं रहेगा, कोई बेस नहीं रहेगा। बिना पता चले एक तल्ला छत बना ही नहीं, डायरेक्ट दूसरा तल्ला तीसरा तल्ला बनाते जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वो पढ़ाई जो है हमारे समझ में नहीं आती है, वो रटने वाला काम हो जाता है। तो आपको रटना नहीं है, समझते हुए चलना है, एक जिससे आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन सके और आगे की चीज़ों में, जैसे आप बीटेक करें या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें या आगे कहीं भी जाएँ तो आपको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। थैंक यू दोस्तों।